नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। सूत्रों के अनुसार उनकी नियुक्ति का ऐलान 20 जनवरी को किया जा सकता है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की संभावना है। नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे और उनका कार्यकाल जो है वो जनवरी 2029 तक रहेगा और 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ता ही जा रहा है और पार्टी जो है वो प्रदेश भर के प्रदेश अध्यक्षों को 15 जनवरी के बाद से दिल्ली बुलाने को तैयार है। और इससे पहले 2020 में जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में उन्हें ही स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ बीजेपी प्रवक्ता अब्दुल मलिक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि बड़ा ऐलान होने वाला है क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के रास्ते पर नितिन नबीन है और कितना ये खास होगा अब्दुल मलिक जी बीजेपी के लिए। जी नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल खास होगा, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है नितिन नबीन जी का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। भारतीय जनता पार्टी किसी रूप में जातिवादी परिवारवादी राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से लोकतंत्र मौजूद है और सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में उभर कर सामने आ रहा है, ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। और किसी एक पर्टिकुलर सरनेम के आधार पर या किसी एक जाति के आधार पर या किसी एक पर्टिकुलर परिवार के आधार पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ऐसी परंपरा केवल नहीं है। तो वो एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। बाकी अगर तृणमूल कांग्रेस की बात कर ली जाए, एनसीपी शरद पवार की बात कर ली जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, अन्य सभी राजनीतिक दलों की यदि बात की जाए तो निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल पूर्ण रूप से परिवारवाद के आधार पर चलते हैं और ये पार्टी भी डिफरेंस है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है और ऐलान भी 20 जनवरी को हो सकता है। तो क्या आगामी चुनाव को देखते हुए अध्यक्ष के पद पर इनके फेस पर मुहर लगाए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित ही अगर बात कर ली जाए चुनाव की, तो चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता, हमारे सभी पदाधिकारी पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं और हम हमेशा तैयार रहते हैं चुनावों के लिए। चाहे कभी भी कोई भी किसी प्रदेश का चुनाव हो, चाहे केंद्र सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो, आम चुनाव हो, हमें किसी रूप में समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग हैं और विकास के आधार पर ही काम करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल पूर्ण रूप से विकास के आधार पर जनता के मध्य में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी है और जनता हमारे ऊपर बार बार विश्वास जताती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य दर राज्य जीतती आई है और केंद्र में भी 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, निरंतर आम चुनाव में विजयी हो रही है। चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मलिक जी आपका। धन्यवाद। बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 119वीं एपिसोड 2025 में देश की उपलब्धियों पर चर्चा की। 2025 के आखिरी एपिसोड में नए साल 2026 की चुनौतियों और संभावनाओं और डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 भारत के लिए गर्व भरे मील के पत्थर का साल है। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, खेल हो, वैज्ञानिक इनोवेशन हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हो, भारत का असर हर जगह दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने खेल के साथ साथ वंदे मातरम, महाकुंभ, राम मंदिर और 77वें गणतंत्र दिवस पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के हर कोने से भारत माता के प्रति प्यार और भक्ति की तस्वीरें सामने आई है और ये भावना तभी भी देखने को मिली जब वंदे मातरम का 150 साल पूरे हुए। विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से
अपने भाव व्यक्त किए। विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस का ध्वजा फहराने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के चेयरमैन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता इंद्र भवन पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर इंद्र भवन पर कांग्रेस का ध्वज फहराया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में आरटीआई, आरटीई और खाद्य सुरक्षा, मनरेगा और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने, जिसकी दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को अलग ले जाने की रही है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस को सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध और बराबरी के अधिकार, संप्रदाय के विरोध जैसे मसलों के लिए तैयार किया। मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में हक हकूक आधारित अप्रोच के तहत कानून बने। आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने, जिसको दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को आगे ले जाने की रही है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध जैसे मसलों के लिए तैयार। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवाड़ा नेवल बेस पर पनडुब्बी में यात्रा की। कलवारी क्लास की सबरीन आईएनएस बागशीर में नौसेना प्रमुख एडिशनल दिनेश त्रिपाठी के राष्ट्रपति के साथ देखने को मिले और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कालवरी क्लास सबरीन में ये पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबरीन में यात्रा की थी और कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी यात्रा की थी। राष्ट्रपति नौसेना की वर्दी पहनकर पनडुब्बी में पहुंची और P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस बागशीर को जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने इस साल 29 अक्टूबर को राफेल और 2023 में सुखोई 30 MKI में भी उड़ान भरी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस IMA नेटकॉन 2025 में हिस्सा लिया और अमित शाह ने कहा कि इस 11 साल में एक समग्र दृष्टिकोण के साथ एक बहुत बड़ी हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है और हमने सबसे पहले स्वच्छता मिशन लेकर आए और हर घर में शौचालय बनवाने का अभियान चलाए। अगर शहर, गांव, कस्बे स्वच्छ हो जाते हैं तो घर के आसपास की चीजें स्वच्छ हो जाएंगी और कई सारी बीमारियां पैदा होने से रुक जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने हर घर में शौचालय बनवाने का मिशन पकड़ा और स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया गया और इसके बाद से फिट इंडिया आया और आप आदत सही कर लो तो कई सारे काम सही हो जाते हैं और इसके बाद से खेलो इंडिया लेकर आए और योग से स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का इच्छा भी अच्छा हुआ है। और इसके लिए 2014 से लेकर 2025 तक इस 11 साल में होलिस्टिक व्यू के साथ एक बहुत बड़ी हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है।
प्रयास पिसमिल है, जितना प्रचार होना चाहिए इतना हुआ भी नहीं है, और श्रृंखला बनाकर किसी ने आज तक रखा भी नहीं है, तो दिखाई भी नहीं पड़ता है। मगर मैं आपको आज पूरी श्रृंखला याद कराने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम स्वच्छता मिशन लेकर आए, हर घर में शौचालय बनाने का अभियान चलाया। आप सब समझते हैं स्वास्थ्य से इसका कितना जुड़ाव है। अगर शहर, गांव, कस्बे स्वच्छ हो जाते थे, घर के आसपास की चीजें स्वच्छ हो जाती है, तो कई सारी बीमारियां पैदा होने से ही रुक जाती हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में हमने हर घर के अंदर एक टॉयलेट का मिशन पकड़ा, और अदरवाइज भी स्वच्छता एक बहुत बड़ा अभियान लिया, और इसके कारण आज भारत के स्वास्थ्य के परिदृश्य को बदलने में फायदा मिला। और इसके लिए तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर एक बार फिर से चर्चाओं में हैं, और इस बार वजह उनके बेटे पर लगे गंभीर आरोप है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन को उनके निजी सुरक्षा अधिकारी से कथित मारपीट करने के मामले में अरेस्ट किया है। हुमायूं कबीर के पीएसओ कांस्टेबल जुम्मा खान ने सशक्तिपुर स्टेशन पर लिखी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्हें घर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो रॉबिन ने उनके साथ मारपीट की। बताया गया है कि यह घटना शक्तिपुर थाना क्षेत्र में हुमायूं कबीर के ग्राउंड फ्लोर कार्यालय में हुई है, जहां उस समय आम लोग भी मौजूद थे। शिकायत मिलने के बाद से शक्तिपुर पुलिस स्टेशन की टीम हुमायूं कबीर के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी गुलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन को अरेस्ट कर लिया है। 2017 उन्नाव रेप केस से जुड़े मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जब दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मामले के दोषी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड किए जाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। और इस प्रदर्शन में पीड़ित के समर्थन में कई सामाजिक संगठन, महिला अधिकारी, कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया और अदालत के फैसले पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान सेंगर का समर्थन करने वालों का एक समूह, जो खुद को पुरुष आयोग के सदस्य बता रहा था, वो भी मौके पर पहुंचा। दोनों पक्षों के आमने सामने आने के बाद से जमकर नारेबाजी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। आरोप है कि दोनों ओर से धक्का मुक्की और तीखी बहस हुई, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दिल्ली के जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इकट्ठे हुए हैं, और ऐसे में उन्नाव रेप केस जो है वो लगातार इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों का हुजूम उमड़ा है, और ऐसे में पीड़ित समर्थकों के साथ साथ उन्नाव रेप पीड़ित को न्याय दिलाने की लगातार मांग की जा रही है। उन्नाव रेप केस का मामला इस समय तूल पकड़ता ही जा रहा है, और ऐसे में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पीड़ित के समर्थन में पुरुष और महिलाओं में झड़प भी देखने को मिली है। और इस दौरान की कई तस्वीरें और फोटोज भी इस समय सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जंतर मंतर पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसे में पीड़ित समर्थकों और पुरुष आयोग में झड़प का मामला भी सामने आया है। तो वहीं महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन का सिलसिला जारी है, और इसी बीच अब कांग्रेस ने वंचित बहुजन पार्टी से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव के लिए प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ युति का ऐलान किया है, और इसके लिए कांग्रेस ने बीएमसी के 62 सीटें दी हैं। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया है, और ये पहली बार है जब कांग्रेस ने वीवीपीए के साथ हाथ मिलाया है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन की बातचीत फेल हो गई थी। कांग्रेस और वंचित बहुजन पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है। गठबंधन के तहत वंचित बहुजन अघाड़ी मुंबई के 227 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और ये फैसला बीएमसी चुनाव में विपक्षी ताकतों को एकजुट करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। उत्तरी काशी में सोपोरा और बंदीपोरा सड़क पर मांगीनपोरा के पास एक शक्तिशाली आईईडी बरामद की गई है। आईईडी की सूचना मिलने के बाद से बम निरोधक दस्ता और मौके पर पहुंचे और उनसे निष्क्रिय करने की कार्रवाई शुरू की। एहतियातन इस मार्ग पर यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया है, और इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में जारी आतंकी खतरों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हुई समय
30 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं और ये आतंकी सर्दियों के मौसम का फायदा उठाकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और 40 दिन की चिलाई कला के बावजूद भी सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ा और डोडा जिले में आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। खबरों की माने तो बर्फ से ढके ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। खुफिया आकलन के अनुसार जम्मू कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं और लगातार सर्चिंग और स्थानीय समर्थक कमजोर पड़ने के कारण ये आतंकी आबादी से दूर मध्य और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों की माने तो सेना में अस्थायी बेस, निगरानी पोस्ट और गश्ती बढ़ा दी गई। ऐसे में पहाड़ी जंगलों और घाटियों में नियमित पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। पहले सर्दियों में आतंकी गतिविधियों में कमी आती थी, लेकिन अब सेना ने प्रोएक्टिव विंटर अपनाई है और ये अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सीआरपीएफ, एसओजी, सिविल प्रशासन और वन विभाग ने लगातार तालमेल से चली है और आतंकियों की निगरानी के लिए ड्रोन और थर्मल ग्राउंड सेंसर और रडार का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। तो वहीं कश्मीरी घाटी में मिनिमम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है और कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में मिनिमम तापमान जो है वो -2.6 डिग्री रहा है। जम्मू कश्मीर में सबसे कम तापमान सोनमार्ग का रहा है, जहां पर तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी तापमान जो है वो शून्य से नीचे रहा है, जो कि -4.2 डिग्री दर्ज। इधर खबर मौसम के कारण इंडिगो एयरलाइंस देश भर में कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। जिन एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द की रही उसमें चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अमृतसर, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर जैसे शहर शामिल है और आज भी 13 फ्लाइटें रद्द की गई है। डीजीसीए ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक फॉग विंडो घोषित किया है और इस दौरान कम विजिबिलिटी के कारण उड़ान संचालित प्रभावित हो सकती है। और मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और समेत 23 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, श्रीनगर, सोनमार्ग, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से कोहरे का घना कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि सोनमार्ग में लगातार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में जो झीलें हैं वो पूरी तरह से जम चुकी हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोहरे का सितम है तो वहीं प्रदूषण की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 385 दर्ज किया गया है, जो काफ़ी गंभीर श्रेणी में आता है। तो वहीं राजधानी के 40 में से 20 AQI स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही है, जहां पर AQI 400 से ज़्यादा दर्ज की गई है। और इसमें शादीपुर, विवेक विहार, अशोकनगर, बवाना, चांदनी चौक, द्वारिका, ITO और मुंडका के स्टेशन भी शामिल है। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप का स्टेज 3 लागू कर दिया है। और इसी बीच पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप 4 को 2 पाबंदियों को अब स्थायी तौर पर लागू कर दिया गया है और बिना वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल, डीजल और BS6 मानक से कम चलने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री पर परमानेंट बैन रहेगा। और ये पाबंदी पहले सिर्फ ग्रैप 4 पर लगने पर लागू की जा रही थी, लेकिन अब सरकार की ओर से अगले आदेश आने तक इसे लागू रहेगा। और इसके अलावा सरकार ने तालाबों और अन्य जल स्रोतों को दोबारा साफ और जीवित करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।